नमस्कार दोस्तों। चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो तो शीत युग का दौर। आज इसका ये सेकंड लेक्चर है। लेक्चर फर्स्ट में हमने 4 टॉपिक्स कवर किया था और कुछ एमसीक्यूज को देखा था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज लेक्चर सेकंड में बात करेंगे, जो बच्चे टॉपिक्स उसको कवर करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं जिसमें से आपके एमसीक्यूज में ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं तो हम उसको वीडियो के एंड में देखेंगे। तो हम पहले हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले में क्वेश्चन पर देखते हैं, बात करते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में है वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आज के जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से कौन से नहीं है? यानी कि निम्न ये जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 सदस्य हैं, इनमें से एक सदस्य नहीं है। तो आपको उसकी पहचान करनी है कि इनमें से कौन से जो संस्थापक सदस्य हैं वो नहीं है। ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो उसकी लैंग्वेज ऐसे सिंपल भी रह सकती है या फिर लैंग्वेज कठिन करके भी पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से कौन से नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बात की गई है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। उसमें पूछा संस्थापक सदस्य कौन से नहीं है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की गई। उसमें पूछा गया कि संस्थापक सदस्य कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 नाम दिए गए, गमाल अब्दुल नासिर है, सुकर्णो है, बान की मून है और टीटो है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन किससे रिलेट कर रहा है, कि कौन से टॉपिक से है, कहाँ पर कि अगर किसी के राष्ट्रपति या कहीं के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है तो वो किस राष्ट्र से संबंधित, किस देश से संबंधित है, उसके उन्होंने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। आपको ऑप्शंस की क्लियरिटी होगी तभी आप ये क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में 1 मार्क्स मिलता है या फिर 1 मार्क्स जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना अगर आता है तो, नहीं तो हम वीडियो में बात करेंगे और वीडियो के एंड में ही हम इसका आंसर को जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप जिस नोटबुक में चैप्टर्स के नोट्स बना रहे हैं उसमें आज की डेट डालिए और गुट निरपेक्ष जो क्वेश्चन है इसको लिखिए। अब हम अपने जो टॉपिक्स है उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला टॉपिक की। इस लेक्चर का पहला टॉपिक है कि दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 2 ध्रुवीय जो देश थे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर को गुट निरपेक्ष आंदोलन ने चुनौती दी थी। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? ये था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प देना। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका जो है उनके जो नव स्वतंत्र देश हैं, जो नए नए स्वतंत्र आज़ादी पा रहे थे देश, उनको दोनों गुट, यानी कि यूएसए के जो गुट था, गठबंधन था, और जो यूएसएसआर का गठबंधन था, उससे एक अलग रहने का एक तीसरा विकल्प दिया। पहले 2 विकल्प तो वही हो गया, यानी गुट एक यानी कि यूएसए का गुट और दूसरा यूएसएसआर का गुट, उन दोनों गुटों में ना शामिल होना। इसके अतिरिक्त तीसरा विकल्प था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि दोनों गुटों से अलग रह करके अपना विकास करना, वो तीसरा विकल्प दिया। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो बैठक हुई थी वो सन 1955 में एक पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसमें यूगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे वो लोग शामिल होते हैं। यूगोस्लाविया के जो वहाँ के जो सदस्य थे जो आए थे, उनका नाम था जोसेफ ब्रोज टीटो। जो भारत से गए थे उनका नाम नेहरू था। इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और घाना के वामे एनक्रूमा, इन जो देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, इनके नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि एमसीक्यूज में यहीं से पूछा था। और आपको याद हो तो हमने जो लेक्चर की शुरुआत की थी तो उसमें भी क्वेश्चन यहीं से बना था। इनके नाम पूछे गए थे कि कौन से संस्थापक सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो आए थे, भारत से जवाहरलाल नेहरू थे, इंडोनेशिया सुकर्णो, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर। इनका आपको नाम भी याद रखना होगा कि कौन से देश के कौन से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से थे, यानी कि इजिप्ट से, और जो घाना है वहाँ से वामे एनक्रूमा थे। तो ये 5 जो देश थे, 5 जो देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वो एक संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो सन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ, जो कि यूगोस्लाविया में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ तो वो कहाँ पर हुआ था, तो वो बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में हुआ था सन 1961 में। तो ये सम्मेलन जो हुआ था इसमें क्या क्या बातें कही गई थी इसको हम समझते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमने समझा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कब होती है, इसकी स्थापना कैसे होती है, कि इसके स्थापना में कौन से देश शामिल थे। अब जब इसका पहला सम्मेलन होता है तो उसमें क्या क्या बातें कही गई थी उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। समझते हैं पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये आपको मालूम है कि सन 1961 में बेलग्रेड में होता है। और बेलग्रेड कहाँ पर है, तो वो यूगोस्लाविया का एक शहर है। ठीक है, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब इस पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में क्या क्या बातें कही गई, तो इसमें कहा गया था इन 5 देशों के बीच आपसी सहयोग, यानी कि इन 5 देश यानी कि जो 5 संस्थापक सदस्य थे, ये सदस्य देश थे, यानी कि भारत हो गया, घाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मिस्र हो गया और एक आपका क्या कहते हैं यूगोस्लाविया हो गया। ये 5 देश जो थे इनके बीच में आपसी सहयोग रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कही गई थी कि शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना, यानी कि जो शीत युद्ध का प्रसार हो रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, उसके दायरे बढ़ते आ रहे हैं, विश्व में जगह जगह युद्ध हुए जा रहे हैं, उसको रोकना, उसको थोड़ा विराम लगाना, इसके बारे में बात कही गई थी। और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना पक्ष रखना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय फलक में जो गतिविधि हो रही है वो गतिविधि सही है या खराब, युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यूएसएसआर का क्या क्या पक्ष आ रहा है, अमेरिका का क्या पक्ष आ रहा है वैश्विक मंच पर। ठीक, इसके विरोध में या उसके समर्थन या विरोध में अपना एक स्वतंत्र पक्ष रखना, ये बात कही गई थी। हम स्वतंत्र रूप से रह करके दोनों अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, इस पर बात कही गई थी। ठीक है, जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 जो सदस्य देश शामिल हुए थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। ठीक, आपको ये याद रखना होगा। 5 जो थे वो संस्थापक सदस्य थे और 25 सदस्य और शामिल हो गए थे उस वक्त जब पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। लेकिन बैठक जब हुई थी वो 1955 में हुई थी, बैठक जो हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, जब अंतरराष्ट्रीय 1960 तक यूएन में 16 नए अफ्रीकी सदस्य देश शामिल हो गए। ठीक है, 1900 जब अफ्रीका के नए देश स्वतंत्र हो रहे थे तो 1960 के जो दशक था या उससे पहले के कुछ 1950 के अंतिम और 60 के उत्तरार्ध या अंत में क्या हुआ था, यूएन में 16 अफ्रीकी सदस्य। यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो उसके बाद उसके दौरान ही जब अंत होने वाला तो उसके दौरान ही यूएन की स्थापना की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। ठीक, इसमें 16 नए अफ्रीकी सदस्य देश शामिल हो गए थे। ठीक है, और जब इसी के चलते तो 2019 में इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का और विस्तार होता है। ये अपना और विस्तार करता है कि 2019 में जो अजरबैजान में अपना जो 18वां सम्मेलन हुआ था उसमें 120 सदस्य देश और जो सत्ता पर्यवेक्षक यानी कि जो अपनी स्थिति देख रहे थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कैसा वो काम करता है, उसके क्या नीतियां हैं, इसको जो देखने के लिए जो देश आए थे उनको पर्यवेक्षक कहा जाता है। ठीक है, जो ये 17 पर्यवेक्षक और 120 सदस्य देश शामिल हो गए थे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना व्यापक था, इतना विस्तार कर रहा था कि इसकी एक निश्चित परिभाषा जो होती है वो देना संभव नहीं है। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है ये एक सीधे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए हमें इसका उल्टा रूप में समझना होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है, इससे क्या नहीं से हम लोग क्या है तक पहुँच सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं से हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन असल में है क्या, इसको हम लोग जान सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अलग तटस्थता और या पृथकतावादी नीति को ये अपनाना नहीं था। यानी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अलग रहता था, ना ही अलग रहना, ना ही तटस्थ रहना और ना ही पृथकतावादी नीति का पालन करना। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर दो जो शब्द आए आपको उसको जानना होगा कि तटस्थता क्या होती है और पृथकतावादी नीति जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं तटस्थता को, यानी कि युद्ध में शामिल ना होना, यानी कि कोई भी युद्ध हो रहा है उसमें अपने से कोई मतलब नहीं है, या हमसे अगर युद्ध होने वाला तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक वार्ता कर अपने को युद्ध से बचा लेंगे। तो ये होती है तटस्थता की नीति। यानी और आपको मालूम है कि भारत भी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। तो लेकिन भारत ने भी युद्ध किए, आपको 1947-48 पाकिस्तान के साथ हुआ, 1962 में चीन के साथ हुआ, 71 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो भारत क्या था, वो लगातार
युद्ध में शामिल रहा, करता रहा, तो वो तटस्थता का पालन नहीं कर पाया। इसीलिए गुटनिरपेक्ष और गुटनिरपेक्ष जो सदस्य देश थे या कोई अन्य देश थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शामिल थे, वो भी कभी ना कभी युद्ध करे हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थता का पालन नहीं करता था, यानी कि अगर हमारे पर किसी ने आक्रमण किया, हमारी संप्रभुता पर खतरा है, हमारी स्वतंत्रता पर, सॉवरेनिटी पर हमें खतरा है, तो हम उस पर आक्रमण करेंगे, हम युद्ध करेंगे, लेकिन हम आत्मसमर्पण या ऐसे कुछ जो होते हैं उस पर हम लोग नहीं रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। अपना हम एक जो है उत्तर वो हम उसको जो विपक्ष देश शत्रु राष्ट्र उसको हम जरूर देंगे। और जो पृथकतावादी नीति होती है क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट कर रहना। नीचे जो लिखा है इसको आप लोग सुन लीजिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट कर रहना। यहाँ पर कट कर लिखा है, कट कर रहना, यानी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, कोई भी संधियाँ हो रही हैं, ट्रीटीज हो रही हैं या युद्ध हो रहे हैं, क्या चीज़ हो चल रही क्या नहीं चल रही, उससे अलग रहना। इसको समझने की ये जो पृथकतावादी नीति थी, इसको सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो 1787 में अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था, उसने अपनी स्वतंत्रता के बाद ही अपने को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक देश हैं उससे अलग रखे, अपने सारे मामलों से कट कर रहने लगा था, अपना विकास किया, चाहे वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से अपना विकास किया, अपने कितना ताकतवर बनाया। और ये जब पृथकतावादी नीति को अपना तोड़ता है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका जब युद्ध में उतरता है तो वो अपने पृथकतावादी नीति को तोड़ देता है। तो पृथकतावादी नीति क्या है, सिंपल शब्दों में कहें तो वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट कर रहना है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना, अपने में अपना विकास करना है, ठीक। और तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में शामिल ना होना, हम इतना तटस्थ रहें कि हम किसी से भी कोई भी युद्ध ना करें। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है, वो वैश्विक जो मामले हैं उस पर अलग नहीं रह सकता, अपना क्या कहेगा, अपना पक्ष रखेगा, अपनी बात कहेगा कि ये गलत है ये सही है, तटस्थ नहीं रहेगा। अगर हमारे किसी देश पर आक्रमण करता है, हमारी सॉवरेनिटी पर खतरा है, तो हम भी उस पर अपनी संप्रभुत्व बचाने के लिए उस पर आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे। और पृथकतावादी नीति को नहीं अपनाएंगे कि हम किसी से पृथक नहीं रहेंगे, हम सभी से मिलजुल करके अपना विकास करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, ठीक है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दो ध्रुवीय देशों को कैसे चुनौती दी कि अब इधर तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो वो अपना विस्तार करते जा रहा था, सभी देश इसमें लगभग शामिल हो रहे थे कि दोनों गुटों से अलग रहने का मौका मिले, हम युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल ना हो, नए स्वतंत्र देश जो थे वो उभर कर आ रहे थे, अपना एक स्वतंत्र पक्ष रख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ ही होती हैं, और जो इसको दो ध्रुवीय देश से यूएसएसआर सार को एक चुनौती देते हैं, ठीक है। तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ये आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सहायता करेगा कि कैसे उत्तर लिखना है, कैसे चीज़ों को एक सही तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका जो होगी उसमें लिखना होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो अल्प विकसित देश थे, यानी कि जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, क्योंकि अभी वो आज़ाद हो रहे हैं अपने वैश्विक शासन से। इससे पहले जो वो ब्रिटिश फ्रांस के कॉलोनी में थे, इसका उनके जो वो संसाधन थे उनका दोहन किया जा रहा था, इसलिए वो जो वहाँ पर इतना विकास नहीं किया जा रहा, जिसके कारण वो अल्प विकसित देश रह गए थे। जो अल्प विकसित देश थे उनके क्या क्या कारण था, एक आर्थिक रूप से अल्प विकसित विकास वहाँ पर विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, वहाँ पर गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कहने को नहीं, वहाँ पर जो सामाजिक लोक कल्याण की जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जो वहाँ के जो व्यक्ति उनको अच्छे से जीवन यापन की जो सुविधा वो मिल सके, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या इसलिए हुआ क्योंकि जो धनी ये लोग जो अल्प विकसित देश थे वो धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था उनको। जो अल्प विकसित देश उनको क्या था कि वो धनी देशों के अधीन रहते थे, जैसे कि ब्रिटिश फ्रांस और इत्यादि जो देश उनके अधीन रहना पड़ता है। इसी के चलते जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की एक धारणा उभर करके आई बनी कि अपनी इन जो अल्प विकसित देश है इनके लिए क्या किया जाए, ठीक है। इसी के चलते 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास का जो मंत्रालय है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसकी रिपोर्ट थी टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक। इसमें कुछ सुधारों की बात की गई थी कि जो अल्प विकसित देश उनको कैसे सुधार किया जाए, उनमें कैसे विकास किया जाए। इस सुधारों की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये लिखा है कि अंकटाड,
इसको आपको याद रखना होगा अंकटाड, यानी कि UNCTAD। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। अगर आपके जो MCQs को हार्ड करना हो, कठिन बनाना हुआ, तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मंत्रालय का ये मंत्रालय है। ठीक है, अंकटाड, इसको आपको याद रखना होगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म होता है इसका। अगर आप एक शब्द भी भूले तो आपको जो MCQ है तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं सुधारों की। जो रिपोर्ट इस अंकटाड ने दी थी, यानी कि टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या सुधारों की बात की गई। तो पहली बात जो कही गई थी वो थी अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी के विकसित देशों ने किया। यानी कि यहाँ पर एक ध्यान देने बात ये है कि जो अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि अफ्रीका के देश हो गए, साउथ अमेरिका के देश हो गए, यानी लैटिन अमेरिका के जो देश हो गए, इनके जो और जो एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ के जो देश अल्प विकसित देश हो गए, उनको अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर ये सब बात ध्यान देने वाली है। उनके प्राकृतिक संसाधन है उन पर अपना नियंत्रण प्राप्त होगा। ठीक है, क्या अब प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण प्राप्त हो, जैसे कि खनिज हो गया, तेल हो गया, या फिर कोयला हो गया, अयस्क हो गया, ये सारी चीज़ों पर उन पर अपना नियंत्रण प्राप्त होगा। जो जिसका दोहन पश्चिम, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जिन्होंने उस इनके जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया विकसित देशों ने। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना कि पहले जो सुधार किया गया था वो क्या था कि जो अल्प विकसित देश है उनका प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के देशों ने किया। ठीक है, आपकी ये कथन एवं कारण वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि ये कथन क्या सही है गलत है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला सुधार था। अब 3 सुधार और हैं, उसकी बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसमें क्या बात की गई थी, उसकी जो आवश्यकता थी वो क्यों पड़ी। उसमें यहाँ पर एक फुल फॉर्म को याद रखिए कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और उसमें क्या क्या सुधार किए गए थे। ये रिपोर्ट को याद रखिएगा कि जो 1972 में आई थी, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये जरूर पूछा जाता है MCQs में कि 1972 में कौन सी रिपोर्ट आई थी, तो उसका निम्न में से चयन कीजिए। ठीक है, इसको आप लिखिए, नोट्स बनाइए। तब तक हम आगे जो सुधार है उसको हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो बात सुधारों की बात की गई थी, इसमें दूसरा है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजारों तक होगी, वह अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए ये बाजार फायदेमंद होगी। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में कहा गया जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश उनकी पहुंच पश्चिम देशों के बाजारों तक होगी, यानी कि पश्चिम देशों की जो बाजार होगी वहाँ पर वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह जो वो बाजार होगी वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। वहाँ पर अपना वो जब वो विनिमय करेंगे, यानी कि जब वो आयात और निर्यात करेंगे, तो उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो करेंसी होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उनके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होगा वो भी बढ़ेगा। कि वो बात की घटना घटित हो कि वो अपना जो निवेशी पूंजी है उसका उपयोग कर सके। वहाँ पर विदेशी जो निवेश है वो भी बढ़ेगा, वहाँ पर बाहर की जो कंपनियाँ आएंगी वो भी अपना वहाँ पर निवेश करेंगी। इस तरह जो उनकी जो आर्थिक विकास होगा वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। पश्चिम देशों के बाज़ारों तक वह अपनी वहाँ तक पहुँच होगी। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया था। तीसरा ये सुधार बात की गई थी कि पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, यानी कि पश्चिम देश इतना विकसित था कि वहाँ पर एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो इसलिए जो नई नई टेक्नोलॉजी जो अल्प विकसित देश मंगाएंगे अपने लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि वो अपना विकास कर सकें अपनी नई तकनीकी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से, तो उसकी जो लागत होगी वो भी बहुत कम होगी। ठीक है, लागत उसकी जो लागत होगी इस पर बात की गई थी, लागत कम करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो अपने सस्ते में अपनी जो तकनीकी है प्रौद्योगिकी उसको इस्तेमाल कर सके और अपना विकास कर सके और एक मुख्य धारा पर आ सके। ज़्यादा विकसित देश और अल्प विकसित देश बराबरी पर आ सके। ठीक है, और चौथा ये कहा गया था अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका रहेगी, यानी कि जो
आर्थिक संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय में, उनमें अपनी उनकी भूमिका बढ़ेगी, वो भी अपने पक्ष कह सकेंगे, ठीक है, बात रखने की उनमें भी अपनी सामर्थ्य होगा, क्षमता होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें, जो NIEC है, इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। 1980 के दशक के शुरुआत में NIES यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की गति मंद पड़ने लगती है, क्योंकि अब इसमें ऐसे ऐसे सुधार किए गए हैं जिसमें से कोई ये 1980 के दशक में जो व्यवस्था होती है लड़खड़ाने लगती है, यानी कि डामाडोल होने लगती है, सही तरह से नहीं चल पाती है, ठीक है। इसके कारण ये फिर 1980 के दशक के बाद ही ये फिर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, जो व्यवस्था थी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम समझे। यहाँ से बस इतना ही समझ क्वेश्चन बनेगा कि नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रिपोर्ट कब आई थी, रिपोर्ट का नाम पूछा जाएगा, वो जो अंकटाड का फुल फॉर्म वो पूछा जाएगा, ठीक है। और कथन एवं कारण में ये कुछ सुधार की बात क्या है पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधारों की बात पूछी जाए, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट ये रखना है कि जो अंकटाड रिपोर्ट का नाम क्या था, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या था, कब पारित हुई, कब आया, ये इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। अब हम अपना इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको समझते हैं, ठीक है। अब उसका आगे जो पॉइंट्स है उसको लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के जो अंतिम टॉपिक है, भारत और शीत युद्ध, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो उसमें क्या निभाया, भारत ने क्या निभाया, भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों गुटों से अलग रखा। पहले बात तो ये कि भारत ने दोनों गुटों से अपने को अलग रखा। दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का एक पुरजोर विरोध किया, कि जो नव स्वतंत्र देश स्वतंत्र हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे उपनिवेश चंगुल से, उनको पुरजोर विरोध किया कि वो क्या यूएसए या यूएसएसआर के गुट में शामिल हो, वो अपना एक अलग उसमें शामिल हो जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन शामिल हो, ठीक है। इसी चलते भारत की नीति ना तो सकारात्मक थी और ना ही नकारात्मक और ना ही निष्क्रियता की। जो भारत की नीति थी वो ना तो एक नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की नीति थी, कि वो कोई ही सब निष्क्रिय जा रहा, कोई सार्थक नहीं था। भारत की एक नीति सार्थक रूप से प्रमाणित थी, ठीक है। इसमें क्या था, भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की, और इस तरह उसने मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। एक पूर्णव्यापी युद्ध ना हो, इसलिए भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ये दोनों महाशक्तियों के बीच में कोई युद्ध ना छिड़े, और नहीं तो अगर युद्ध छिड़ा तो वो फिर अब परमाणु युद्ध ही होगा, क्योंकि दोनों के पास परमाणु मिसाइलें जो थी एकदम तैनात थी, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल ले सकते हैं 1950 का जो कोरिया युद्ध हुआ था, 1950-53 के दौरान जो कोरिया युद्ध हुआ था, उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत और शीत युद्ध के बारे में ये था। अब हम इससे जुड़े दो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड में, उसको हम बात कर लेते हैं कि वो दो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। भारत और शीत युद्ध के बारे में, उसके बारे में एक क्वेश्चन है, वहाँ से हम पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या इसका क्या मतलब रहा है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति किस प्रकार भारत के लिए हितकारी थी। ये क्वेश्चन है, लगभग 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भारत की जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी वो भारत को किस प्रकार से हित पहुंचाती थी, ठीक है। इस पर बात करते हैं। तो इसमें दो ही पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपके 2 मार्क्स आ सकते हैं। कि पहला है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले या पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता हो, ना कि महाशक्तियों या उनके खेमे का, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय फैसले थे वो ऐसे पक्ष ले सका जिससे भारत का हित सदता हो, ठीक है, ना कि महाशक्ति या किसी खेमे का। क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष में शामिल था और वो किसी महाशक्ति या किसी खेमे में शामिल ना होकर के अपना स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले लेता था, और वो ऐसे फैसले लेता था जिससे उन महाशक्तियों को लाभ ना पहुंचे, अभी तो भारत को लाभ पहुंचे जिसने वो अपना पक्ष रखा है, ठीक है। और दूसरा ये कि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति करीब आ सके। यानी कि अगर यूएसए भारत से दूर जा रहा है तो भारत यूएसएसआर के पास करीब जा सके और उससे सहायता प्राप्त कर सके या फिर कुछ और कर सके, ठीक है। अगर भारत को ये महसूस हो कि
महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है कि भारत को ये पक्ष लेना ही चाहिए, उस पर दबाव डाल रहा है कि वो भारत अपना यही पक्ष दे, अपना स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष ना दे सके, आवाज़ ना उठा सके, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ रुख कर लेता है। ठीक है, अगर भारत को ऐसा लगने लगा कि चाहे वो फिर अमेरिका हो या फिर यूएसएसआर हो कि भारत पर दबाव डाल रहा है कि तुमको यही निर्णय देना है वैश्विक मंच पर, तो ऐसा नहीं करेगा तो अपना दूसरे किसी महाशक्ति के पास अपना करीब हो जाएगा, उससे अपनी क्या कहते हैं वार्तालाप करना चालू कर देगा, उससे सहायता मांगेगा या फिर सहायता करेगा उस महाशक्ति की किसी खेमे के लिए। तो इस प्रकार से भारत की जो नीति तो हितकारी थी, इसी को लेकर के जो दोनों गुट थे उनमें से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। अगर मान लेते हैं अमेरिका ने भारत पर धौंस जमाया कि तुमको ऐसा ही करना है, तो अमेरिका जो भारत हो वो अमेरिका के साथ ना जाकर के वो फिर यूएसए के करीब जाएगा, यूएसए का सहायता करेगा। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, तो इसी के चलते कि भारत ना ही अमेरिका के पास जा रहा है और ना ही यूएसए के पास जा रहा है, इसलिए दोनों जो महाशक्ति तो उनको ये डर लगा रहता था कि भारत किस खेमे में शामिल हो जाएगा, या फिर अमेरिका के पक्ष में जाएगा तो सोवियत संघ को खतरा रहेगा, और सोवियत संघ के खेमे में जाएगा तो अमेरिका को ये खतरा सताता रहेगा कि भारत किस पक्ष में शामिल होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, ये लगभग 2 ही मार्क्स से पूछा जाएगा कि भारत की जो नीति थी गुटनिरपेक्ष वो कैसे हितकारी थी। अब इसके भारत की जो नीति थी उसके आलोचना भी की गई कि भारत की नीति की गुटनिरपेक्ष जो नीति थी वो आलोचना भी की गई कि भारत की नीति सही नहीं थी, भारत स्थायी रूप से अपना वो नहीं दे सकता था। उसको हम समझते हैं कि वो भारत की आलोचना क्यों की गई थी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति के आलोचक कई कारणों से आलोचना करते हैं, वह कारण क्या है उसको बताइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, यानी कि उसमें कोई भी सिद्धांत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। यानी कि कई आलोचक कहते हैं कि जो भारत की नीति वो सिद्धांत विहीन है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई भी पक्ष लेने से बचता है, कोई भी अपना एक निश्चित पक्ष नहीं देता है। ठीक है, एक सुनिश्चित पक्ष नहीं देता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और जिसमें भारत के अपने हित साझते हों। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहा गया। ठीक है, दूसरा ही कहा आलोचक कहते हैं कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, यानी कि भारत कभी एक स्थिर नहीं होता है, स्थिरता नहीं है, और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है, यानी कि कोई ऐसे भारत अपने निर्णय दिए हैं जिसमें विरोधाभास झलकता हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 में, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि भारत महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के साथ आपसी मित्रता की संधि की थी। ठीक है, आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसा आलोचक कहते हैं कि भारत स्थिरता नहीं है, भारत में स्थिरता नहीं है, वो उसकी जो नीति होती है वो विरोधाभासी नीति होती है, और जो स्वतंत्र देश है उनको आलोचना करता है कि वो किसी खेमे में गुटों में शामिल ना हो, किसी यूएसए सोवियत संघ के पास उनके गठबंधन में शामिल ना हो। इसके चलते भारत ने स्वयं 1971 में सोवियत संघ के साथ एक अपनी संधि हस्ताक्षर किए थे कि हम सोवियत संघ से अपनी मित्रता रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि भारत जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसमें भारत के क्या हित थे, क्या आलोचनाएं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भारत और शीत युद्ध के टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर्स पूरा कंप्लीट होता है, हमने सारे टॉपिक्स को देख लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बचता है जिसमें जहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग मिस नहीं करेंगे। जो हमारा लेक्चर 3 होगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही एमसीक्यूज देखेंगे, उसमें हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं, वहाँ पर डेट है और उसमें जो घटनाएं घटित हुई हैं, कौन से सन में कौन सी घटना घटित हुई, उस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए, जो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन हमने देखा था उसका आंसर समझते हैं। उसका आंसर क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से कौन से नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है नहीं या है में पूछा जाता है, ठीक है। नहीं है तो गमाल अब्दुल नासिर, पहला ऑप्शन था गमाल अब्दुल नासिर, ये तुम्हारे मिस्र के थे। आपने पढ़ा है कि गमाल अब्दुल नासिर जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। दूसरा ऑप्शन है सुकर्नो, ये इंडोनेशिया के थे। और जो टीटो थे ये तुम्हारे थे यूगोस्लाविया के, ठीक है। तो ये तीन तो संस्थापक सदस्य थे ही। पहला गमाल अब्दुल नासिर भी थे, सुकर्नो भी थे और टीटो भी थे। अब बच्चे बान की मून, ये इन तीनों ये तीन हैं संस्थापक सदस्य हैं, तो चौथा ऑप्शन वो अपने आप ही गलत हो जाता है कि वो ये संस्थापक सदस्य नहीं। और ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर यानी कि इसका जो उत्तर है इसी ऑप्शन है बान की मून, ठीक है। इस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करना है कि आपको सारे जो ऑप्शन है उसको कंठस्थ हो, यानी कि समझ में आए कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर तीन ऑप्शन सही हो जाते हैं तो अपने आप ही चौथा ऑप्शन जो होता है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बान की मून, ठीक है। अब जो दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं एमसीक्यूज को, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बात करते हैं दो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की जो हमने अभी तक लेक्चर में पढ़ा उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 62 में, 55 में या फिर 61 में होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और दूसरा क्वेश्चन है कि अंकटाड का फुल फॉर्म बताना है। अंकटाड का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिंग एंड डेवलपिंग। ये चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को पहले लेक्चर कवर किया था और बचे हुए कुछ 4 टॉपिक्स को हमने लेक्चर सेकंड में कंप्लीट किया। अब लेक्चर थर्ड में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे जिससे आपके एमसीक्यूज बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। और एक तरफ हम लोग ईयर को देखेंगे, कौन से साल में कौन सी घटना घटित होती है, इसको हम पूरा देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान 1945 से 91 तक कौन से क्या क्या चीज़ें घटनाक्रम में घटित हुई उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।